जाएंगे अभी। तो ये तो हो गया दिल्ली। और 1555 या 56 में हुमायूं है वो जो है दिल्ली में आ जाता है। उसके बाद हुमायूं का क्या है ना कि ये बंदा जो है वो पूरी उम्र तो लड़खड़ाता रहा। पहले बेचारा निकाल दिया, फिर भारत में भटका, फिर ईरान में गया, वहाँ भटकता भटकता फिर वापस आया यहाँ पे। मतलब पूरी ज़िंदगी ये बेचारा भटकता रहा। और एक दिन 1556 में ऐसे ही लाइब्रेरी में बेचारा किताबें कतुबें पढ़ रहा था, वहाँ से सीढ़ियों से गिरा और लड़खड़ाता हुआ ही वहाँ पे मर गया। तो हुमायूं बेचारा पूरी ज़िंदगी ऐसा ही रहा। फिर इसका बेटा है अकबर। अकबर जो है फिर शासन मतलब शासक बनता है। अकबर तभी हुमायूं को अकबर की जो निपुणता के बारे में पता था, तो इसलिए इसलिए क्या करा था कि अमरकोट एरिया यानी कि पंजाब का इसको गवर्नर बना दिया था। ठीक है। बट हुमायूं जब 56 में मर जाता है तो फिर अकबर को बुलाया जाता है कि जहाँ पना आप ही आप हो, आप आ जाओ। ठीक है। 1556 में आ जाता है अकबर। हम बातें करेंगे सिर्फ हिमाचल के रिलेटेड। जब मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा या मुग़ल पढ़ाऊंगा तो ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि डोंट थिंक कि मैं मतलब कुछ स्टेप छोड़ दूंगा या कुछ क्वेश्चंस छोड़ दूंगा। इसमें हम लोग उसी चीज़ को एम्फेसिस करेंगे जो आपको हिमाचल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो 1576 में क्या होता है ना, 1517 में तो हमारे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे कांगड़ा में एक राजा बनते हैं, राजा जयचंद। और 1585 तक वो राजा रहते हैं। हालांकि 1572 के बाद उनको एक बंदी बना लिया जाता है। बट खैर, जो शासनकाल की बात करें तो 1570 से 1585 तक रहते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो जयचंद कांगड़ा में है। फिर 1572 में क्या होता है ना कि जयचंद एक कांगड़ा रियासत में थोड़ा विस्तार करना चाहते हैं। तो वो उरे पुरे कुछ किले हैं वो जीतना चाहते हैं। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। इसको स्टोरी की तरह ही समझिए। तो एक तरफ तो जयचंद है, दूसरी तरफ एक गुलेर रियासत है जिसके राजा हैं रामचंद। फिर एक जसमा रियासत आती है जिसके राजा गोविंद चंद हैं। और अकबर तो दिल्ली में बैठा हुआ है। और जो सारी जो लड़ाई स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है लड़ाई एक कोटला करके पोर्ट है। कोटला कोटला किला है, फोर्ट, जो कि बेसिकली कुलेर की संपत्ति है। और उसको जो है ये जो राजा जयचंद हैं कांगड़ा के, वो कर देते हैं इस पे हमला और कब्जा कर लेते हैं। अब रामचंद्र को पता है कि दिल्ली में आए हैं नए नए बादशाह, मतलब बादशाह अकबर है। तो वो क्या करता है ना, दिल्ली भागता है और बोलता है कि जहाँ पर ना आपके राज में देखो मेरे पर इतना अत्याचार हो गया, बंदे ने मेरा किला लूट लिया। अकबर भी सोचता है यार बात तो सही है। फिर उधर जयचंद को भी पता लग गया है कि यार ये ना रामचंद ये पहाड़ों से मतलब पहाड़ी बंदा है, पर जाएगा दिल्ली है। और वो फिर क्या करते हैं ना कि वो जयचंद क्या करते हैं कि जो जसमा के राजा हैं राजा गोविंद सिंह, उसको बोलते हैं, संदेश भेजते हैं कि भाई देख यार ऐसे ऐसे मैं कोटला तो किला मैंने जीत लिया, पर ये रामचंद यार घर की बात घर में नहीं रखता है, पहाड़ों की बात पहाड़ों में नहीं रखता है, ये भाग गया दिल्ली। अब दिल्ली चला गया अकबर के पास। और अकबर क्या करेगा ना कि मेरे को बंदी बना लेगा और या तो रामचंद को के साथ सेना भेजेगा या अलग से सेना भेजेगा, मेरे को बंदी बना के ले जाएगा ये दिल्ली। अब गोविंद सिंह बोलते हैं यार बात तो तेरी सही है, बट मैं क्या करूँ। बोलता है कि ऐसा करना है भाई, देख तू भी पहले कांगड़ा रियासत हमारे पुरखे सेम है, तो मैं ऐसा काम करना कि जब मेरे को ये पकड़ के ले जाएंगे तो मेरा बेटा है बिधि चंद है छोटा, बिधि है छोटा मेरा। ठीक है, बिदिया ही बोलता होगा यार, निकनेम उसका बिधि चंद है तो बिदिया बोलते होंगे, हमारे गांव में तो बिदिया बिदिया बोलते थे। तो बिदिया है छोटा, बिधि चंद छोटा है, तो तुम उसकी थोड़ी केयर टेकिंग करो। देन उसके बाद क्या करो कि थोड़ी कांगड़ा का भी संरक्षण करो। और जब तक ये चीज़ें सेटल नहीं होती हैं थोड़ा मैनेज करके रखो। तो वैसा ही होता है। जैसे उसने बोला था कि अकबर रामचंद्र को भेजता है इसको गिरफ्तार करने के लिए, और जयचंद को गिरफ्तार करके ले जाते हैं ये लोग दिल्ली। तो उधर फिर जो गोविंद चंद है वो केयर टेकिंग करते हैं, संरक्षण करते हैं कांगड़ा रियासत का ऑन द बिहाफ ऑफ राजा जयचंद। और कांगड़ा के ही बिहाफ पे ये लोग थोड़ा मुगलों से नेगोशिएशन करके सारा बात मामला ख़त्म करते हैं। सो बेसिकली ऐसा है। अभी बिधि चंद छोटा है,
देखो जब संरक्षण की बात आती है ना, तो संरक्षण का मतलब ये नहीं कि आप गेट पे खड़े हो जाओ। एक राजा की संपत्ति है, उसका राज घराना है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, एक एक रिस्पॉन्सिबल बंदा उनकी नज़र में राजा गोविंद चंद थे, तो इसलिए उन्होंने उनको बोला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी बिधि चंद को क्या है ना कि 1572 में ही, बिधि चंद अभी छोटा है, ज़्यादा मेचोरिटी नहीं है और इतना ज़्यादा कुछ इसने राजघरानों की एक्टिविटीज़ देखी नहीं है। तो इसको लगा कि जब उसके पापा को पकड़ के लेके गए तो उसको लगा कि मेरे पापा को अब ये मार दिया है या मार देंगे। तो 1572 में उसको रियलाइज़ हो लगा कि मेरे पिताजी को मार दिए इन्होंने, साढ़े पेनो मार था, ऐसा सोचा होगा इसने, या जैसे भी होगा, पहाड़ी में पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में निपुण थे वो, या असारे पिताजी जो मारे था, है ना, ऐसे बोला होगा कांगड़ी में। तो देन ही मूव टू ऑल द कांगड़ी, जितने भी पहाड़ी राजा थे ना उनके पास गया और बोला कि यार भाई देखो, मेरे पिताजी को लगता है कि इन लोगों ने मार दिया है, और ये मुगल देखो हम लोगों के एरिया में बाहर से आए हैं, तंग कर रहे हैं, और ऐसा अच्छा नहीं है। आज आप बोलते ना वो कि एक जज्बा जगा दिया कि आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे, ऐसा करके फिर उसने क्या किया कि सभी पहाड़ी लोगों को, पहाड़ी राजाओं को किया इकट्ठा, और अकबर के विरुद्ध कर दिया विद्रोह। और अकबर ने अभी तो विधि चंद, सॉरी, जयचंद को पकड़ के लेके आया है। फिर अकबर ने क्या बोला कि यार ये तो बात ठीक नहीं है यार, अभी अभी तो यह है और अभी अभी विद्रोह कर दिया इसने। तो उसने क्या किया कि उसका एक 9 रत्नों में से एक रत्न है बीरबल, जो बैठा है लाहौर में, और एक बंदा है खान जहाँ कुली खान, वो बैठा है यहाँ पे, पंजाब का गवर्नर है। तो इन दोनों को उसने फ़ोन किया कि देखो भाई एमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है। फ़ोन मतलब कि उसको संदेश भेजा कि अभी तो ये बंदे ने कर दिया विद्रोह और तुम जाके इसको दबाओ, ये रेपुटेशन का मामला हो गया यार, हम बंदे को पकड़ के लेके आए और पूरी जो वहाँ की कायनात है वो हमारे विरुद्ध होगी, राइट। तो फिर ये बीरबल और खान, कुली खान, इनको बोला कि तुम ऐसा करना, पठानकोट में इकट्ठे होके तुम इकट्ठे हो जाना, अकेले अकेले मत जाना, क्या पता पहाड़ी बंदे हैं, खाड़कू होते हैं यार, एक एक को ऐसे हो सकता है कि तुम में अकेले तुम में से मतलब अकेले तुम हमला करोगे तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें ओवरकम कर जाए। तो ये लोग क्या होते हैं ना कि फिर पठानकोट में मिलते हैं, और पठानकोट में सबसे पहले ये जाते हैं, वो कोटला जो पोर्ट था ना, कोटला जो फोर्ट था, जो नूरपुर के साथ ही लगता था वो, तो इन लोगों ने पहले वो कोटला फोर्ट था वो खाली करवाया, मतलब कांगड़ा का कब्जा उस पे था उसको हटाया, और ये कब्जा करके वापस दे दिया उसको, गुलेर के राजा को, रामचंद्र को बेसिकली। और फिर ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि अब तो हम इसको बताते हैं विधि चंद को, यार बहुत तंग करके रखा है इसने। और कांगड़ा से थोड़ा ही नज़दीक पहुंचे थे तो पीछे से ना पंजाब से खबर आ गई कि भाई देखो, एक मैसेंजर चला गया खान इसके पास, जो हुसैन कुली खान के पास, कि भाई तो आप यहाँ कांगड़ा में घूम रहे हो, पीछे वहाँ पे कांगड़ा में मतलब पंजाब में दो बंदों ने हमला कर दिया। बेसिकली ये जो दो भाई थे एक्चुअली, हुसैन मिर्ज़ा और मसूद मिर्ज़ा, अकबर के भी रिलेटिव थे, तो इन्होंने पंजाब पे कर दिया आक्रमण। तो अब खान जो जहान हुसैन कुली खान है, इसको यार अभी मैं अपना पंजाब बचाऊंगी, यहाँ कांगड़ा में आके बिधि चंद से पंगा लूँ। तो उसने बीरबल को बोला कि भाई देख, हमारा साथ यहाँ तक है ना, अभी मैं जा रहा हूँ वापस, अब तुम मैनेज करो, मैं पंजाब बचाऊंगा। तो बीरबल भी बोलता है यार क्या है यार, देख इकट्ठे आए और तुम भाग रहे हो अभी। तो और अकेला तो अभी बीरबल भी विदिशन से नहीं लड़ेगा ना, तो बट ही हैज़ दिस मैंडेट ऑफ अकबर, तो अकबर का उसके पास अधिकार है, अधिकार से भेजा है उसने। तो उसने फिर वो चला गया विधिचंद के पास, बोला देख भाई शांति बना के रखो यार, तेरे बापू को हमने मारा नहीं है, दिल्ली में रखा है, राजाओं की तरह ही रखा है, मतलब ठीक है मानते हैं कि कारावास में है, बट इतनी बुरी हालत नहीं है, तो टेंशन टूंशन मत ले यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और थोड़ी बहुत उसको हड़काता है, जुर्माना जुर्माना लेके वापस चला जाता है बीरबल दिल्ली, और बिधि चंद का जो विद्रोह है वो हो जाता है शांत। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट, अगर ये तो 1572 का जब बिधि चंद ने पहला विद्रोह किया उसकी बात है। उसके बाद बीरबल चला गया वापस यहाँ पे। अच्छा, फिर क्या होता है ना कि 1582 में अकबर को खबर मिलती है कि यार काबुल में एक विद्रोह हुआ है। अकबर ही बोलता है कहाँ यार, अभी थोड़ा दिल्ली में बैठे बैठे थक गए, थोड़ा घूम के आते हैं। तो वो क्या करता है कि काबुल में एक विद्रोह को दबाने के लिए जाता है। तो पठानकोट के पास जब वो पहुंचता है तो वो सोचता है यार सुना तो बहुत कुछ है कांगड़ा के बारे में, कांगड़ा चलते हैं।
फिर वो कांगड़ा के लिए निकलता है, तो फिर रास्ते में बोलते हैं सर एक मंदिर है वहाँ पे ज्वाला जी का, ज्वालामुखी का, ज्योतें जलती हैं वहाँ पे और मतलब दैवीय शक्ति है वहाँ पे। अकबर बोला यार ये क्या बात कर दी, पहले चलो वहीं पे चलते हैं। बोले वो ज्योति बुझती नहीं है जनाब। बोले ऐसा है क्या? बोले हाँ। बोले चलो ज्वाला जी चलते हैं। ज्वाला जी गया अकबर वहाँ पे, उसने देखा यार हाँ यार ज्योति तो मतलब सही में जल रही है। बोले भाई ऐसा नहीं होता यार, मैंने थोड़ा बहुत पानी पुनी में डाल के देखा वो बुझी नहीं। बोले ऐसा नहीं है, उसको फिर ना वो दूर से कहीं से कुल लेके आया ना उसका पानी फेंका उसने उस पर, ज्योति फिर भी नहीं बुझी। उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने बड़े बड़े तवे रखे वहाँ पे, और जो माता ज्वालामुखी है उनकी महिमा देखो कि वो जो जोते हैं ना वो लोहे के तवों को चीर के भी बाहर आ गई। अकबर खज्जल हो गया यार ये क्या है। तो उसने फिर शक्ति मानी और फिर बोला कि माता को तो एक सोने का छत्र चढ़ाना चाहिए, मैं बादशाह हूँ। तो फिर उन्होंने माता को जो है एक सोने का छत्र चढ़ाया। अगर आप पहाड़ी फोक सॉन्ग सुनते हो तो होता है कि नंगे नंगे पैरे माता अकबर आया, ऐसा करके एक सॉन्ग है, तो बेसिकली उसी घटना को वो करता है। तो फिर वो सोने का सत्तर चढ़ाता है और उसके बाद भी उसको वही आ जाती है कि मैं तो शहनशाह हिंदू और मैंने सोने का सत्तर चढ़ाया है। तो बेसिकली माता को भी अच्छा नहीं लगा, तो वो बोलते हैं कि वो जो सोने का शत्र था वो काला हो जाता है या लोहे का बन जाता है, कई जगह बोलते हैं कि पीतल का बन जाता है, बट बेसिकली वो सोना नहीं रहता है। चलिए, अकबर को थोड़ा लगा होगा, फिर वो कांगड़ा नहीं गया और कांगड़ा फिर सीधा चला गया काबुल, और यहाँ पे होगी अकबर की बात ख़त्म। तो क्वेश्चन आता है कि क्या अकबर कभी कांगड़ा जी फोर्ट में गया है? नहीं। अकबर ज्वाला जी कब आया था? लगभग लोगों 1585 के करीब। ठीक है, तो अकबर कभी भी कांगड़ा फोर्ट में नहीं गया, कांगड़ा किले में नहीं गया। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, वो बिधि चंद की तो बात हमने देख ली थी। अब बिधि चंद को तो मनावनू के ये आ गया था, बीरबल आ गया था, तो फिर अकबर ने बोला ऐसे नहीं चलेगा यार काम, थोड़ा एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, पहाड़ी लोगों को भी पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा मुगलों का एरिया है। बोले बात तो सही है। बोले फिर कौन करेगा? बोले यार एक ही बंदा है अपने पास, एक और रत्न है हमारा। बोले कौन? बोले टोडरमल। फिर वो अकबर क्या करता है कि टोडरमल को बुलाता है। बोले टोडरमल जी? बोले हाँ जी। बोले काम करो कि तुम जाओ पहाड़ी उसमें और वहाँ पे ज़मीन का करो माप मपाई करो यार, किसी से जागीर भी लेंगे, मतलब किसी से शुल्क भी लेंगे, तो वो किसी एरिया के उसी से लेंगे ना कि ये एरिया है, ये लोग हमें सालाना नजराना देंगे, जो भी है। तो जाता है जी, टोडरमल आता है फिर हिमाचल में, और कांगड़ा के ये लगभग 66 जो गांव हैं उनका एक उनको एक क्लस्टर बनाता है, इकट्ठा करता है। फिर चंबा का जो रेहलू क्षेत्र है या फिर पथियारा है, चुराही, तीस्ता, ये सारा क्षेत्र वो इकट्ठा करके इसका मापन करता है और बोलता है कि भाई ये जो एरिया है वो मुग़लों का एरिया है। ठीक है, और अकबर फिर बोलता है बहुत अच्छे, और अकबर फिर बीरबल को पहाड़ी क्षेत्र की कमान दे देता है या उसको पहाड़ी राजा बना देता है कई जगह पे। ठीक है, और अकबर प्यार से भी इसको जो बीरबल को राजा बोला करता था। तो ये तो बात होगी ज़मीन का मापन। अभी बात होती है, चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होता है ना कि यहाँ पे है अकबर, और 1585 की बात है, 1585 की। 1585 में जो है जयचंद की सच में मृत्यु हो जाती है। हालांकि वो शोध का विषय है कि वो दिल्ली में मरते हैं या मरते हैं कांगड़ा में। जयचंद जो बिधि चंद के पापा थे ना, जिसकी वजह से बिधि चंद इतना दुखी हुआ था। तो होता क्या है ना कि अभी हो गई है इसकी मृत्यु जयचंद जी की, और यहाँ पे एक सेंटिमेंट्स का एक लहर है हिमाचल में कि कांगड़ा का राजा मृत्यु हो गई मुग़लों की वजह से। तो बिधि चंद क्या है कि फिर से एक अलायंस बनाता है पहाड़ी राजाओं का और फिर से विद्रोह कर देता है अकबर के खिलाफ। अकबर भी टेंशन में आ गया, यार क्या करें इस बंदे का, मतलब कहीं ना कहीं तंग ही करता रहता है। खैर बिधि चंद ने भी एक पुत्र धर्म भी निभा रहा है और उसका भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था जब तक मुग़ल नहीं आए थे। मुग़लों ने आके सारी शांति भंग करी थी। तो फिर करते हैं जी 88 और 1588 और 1599 में वो करते हैं विद्रोह, बिधि चंद और पहाड़ी राजा। और अकबर फिर क्या करेगा इस बार? अकबर ने फिर एक नया बंदा देखा जी, जिया खान कोका। जिया खान कोका को बोला भाई देख ये विद्रोह दबा यार, बहुत हो गया, और कुछ इसका ना परमानेंट सोल्यूशन करके लेके आई हो। ठीक है, तो बोले हाँ जी। बोले परमानेंट सोल्यूशन क्या करोगे? बोले कोई नहीं जी, मैं देख लूँगा खुद ही। बोले अच्छा। तो जिया खान कोका जाता है और विद्रोह दबाता है वहाँ पे। हम बात कर रहे हैं 1599 या 1588 और 1599 के बीच में। ठीक है,
अब जिया खान ने बिधि चंद को भी बोला कि अभी ठीक है, मानता है कि तेरी हार होगी? बिधि चंद बोलता हाँ जी जनाब। बोले नहीं यार, ऐसे नहीं मानेगा ये। बोले ऐसा करता हूँ, अच्छा बोले वो तुम्हारे राजकुमार का क्या नाम है? बोले जी त्रिलोकचंद। तो ऐसा करो कि त्रिलोकचंद को ना मेरे साथ दिल्ली भेज दो। बोले ऐसा कैसे होता है जनाब? बोले ऐसा है कि त्रिलोकचंद रहेंगे हमारे साथ, मतलब ऐशो और आराम में रहेंगे, पर तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे राजकुमार हमारे पास हैं। तो बेसिकली मुग़लों ने यही पॉलिसी अन्य पहाड़ी राजाओं के साथ भी अपनाई थी कि जो पहाड़ी जो एक प्रिंस हुआ करते थे, युवराज हुआ करते थे, उनको दिल्ली दरबार में रखते थे। और लगभग जहांगीर के टाइम में 27 के करीब जो पहाड़ी राजकुमार हैं वो दिल्ली दरबार में थे, या अकबर के या मुग़लों के दरबार में थे। ठीक है, तो ये बात तो होगी यहाँ पे। तो फिर त्रिलोकचंद को ले गया 1599 में, और फिर त्रिलोकचंद को रखा दिल्ली में। और त्रिलोकचंद जो है दिल्ली में रहते हैं लगभग 1605 तक। 1605 तक मतलब कि जब अकबर की मृत्यु होती है 1605 में, और उसी टाइम में लगभग बिधि चंद की भी मृत्यु होती है। और बिधि चंद की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर बेसिकली जो राजा बनेगा तो फिर त्रिलोकचंद ही बनेगा। ठीक है, और ये फिर से वही बात है कि अच्छा ये तो अलग बात है। अच्छा बिधि चंद ने तो 1599 में करा था, तो फिर त्रिलोकचंद को ले गए तो बिधि चंद तो हो गया शांत। फिर 1594 में एक राजा जसरोटा के, उन्होंने भी, वो भी तंग आ गया यार मुग़लों से, तो उन्होंने बोला कि हमने बिधि चंद की भी मदद करी थी, फिर से पहाड़ी राजाओं का विद्रोह मतलब बनाते हैं संगठन और हमला करते हैं अकबर पे, मुग़लों पे। तो गए फिर वो बिधि चंद के पास कि बिधि चंद, बोले हाँ जी जनाब। जनाब तो नहीं बोला होगा, वो तो मुग़ल बोलते हैं ना। तो बोले बिधि चंद जी, बोले हाँ जी जसरोटा साहब बोलो। बोले यार ऐसे ऐसे बात है, हमने भी सोचा कि अभी भी मुग़लों के विरुद्ध करेंगे ये विद्रोह, और साथ दो हमारा, कांगड़ा हो तुम। बिधि चंद बेचारा क्या करे? अब बिधि चंद का रिस्पॉन्स क्या होगा सोचो, बोलो। बिधि चंद बेचारा कर देता है मना। क्यों यार, 2 बार पहाड़ी राजाओं ने मदद करी, फिर क्यों मना कर दिया? उसने करनी चाहिए थी ना मदद, उसकी मदद तो करनी चाहिए थी। पर उसका भी तो बेटा भी तो लोक सिंह कहाँ है? दिल्ली में बैठा है ना, उसको ले गए मुगल पकड़ के। खैर बिधि चंद तो ज्वाइन नहीं करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि अकबर जो है वो शेख फरीद मुर्तज़ा को भेजता है, और वो विद्रोह दबा देता है पहाड़ी राजाओं को। इस बार भी विद्रोह उसका वो दबा देता है, मुगल मतलब फिर से इसका जो है वो दबा देते हैं। पर एक बात अकबर को समझ आ गई थी कि पहाड़ी जो राजा हैं इनको संभाल कर रखना इतना आसान काम नहीं है। फिर चलो, उसके बाद 1592 में तो ये हो गया। फिर लगभग 1605 में अकबर की हो जाती है मृत्यु, और बिधि चंद की भी मृत्यु लगभग 1605 के करीब हो जाती है। और बिधि चंद के बाद बनता है त्रिलोकचंद, और अकबर के बाद बनता है जहांगीर। और ये त्रिलोकचंद और जहांगीर दिल्ली में इकट्ठे ही रहते थे। बोलने का मतलब कि जब दिल्ली में जहांगीर था तभी त्रिलोकचंद वहाँ पे था। और त्रिलोकचंद और जहांगीर की आपस में एक पुरानी बात को लेके जमती नहीं है कि त्रिलोकचंद के पास होता था एक तोता, ऐसा माना जाता है, और जहांगीर को तोता था पसंद। जहांगीर ने मांगा और पहाड़ी बंदे तो मांगे, तो पहाड़ी बंदे तो मतलब बीड़ी नहीं देते किसी को यार। उसने बोला कि हम मतलब शहनशाह हिंद के बेटे हैं, हमें ये तोता दो। तो लोकचंद ने बोला कि अप्पा भी होंगे पहाड़ी यार, हम नहीं देते तोता ताता, ये मेरी चीज़ है। बेसिकली उनकी वजह से कुछ तो टिफ चला हुआ था। तो जहांगीर जो है त्रिलोकचंद को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, मतलब उनकी आपस में नहीं बनती थी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन आता है ना कि कौन सा राजा किसके समकालीन था। तो ये एक चार्ट है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक बार करके इसको स्नैपशॉट ज़रूर ले लेना। स्नैपशॉट ज़रूर लेने का मतलब यह है कि इसकी फ़ोटो खींच के रख लो, ये बहुत काम आएगा। क्योंकि कई बार पूछेंगे कि अकबर के समकालीन राजा कौन थे या जहांगीर के समकालीन राजा कौन थे, तो आप लोगों को ये समझ आता रहेगा। ठीक है, अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे हम अकबर की बात कर रहे हैं, और ये ऊपर दिल्ली है और इस साइड में कांगड़ा है। तो अगर हम अकबर की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो अकबर के समकालीन राजा कौन कौन थे? तो अकबर जो स्टार्ट कर रहा है वो 1556 में स्टार्ट कर रहा है। तो उस टाइम में दिल्ली, इसके कांगड़ा के राजा थे धर्मचंद। तो फिर अकबर के समकालीन राजा हो गए धर्मचंद, माणिकचंद, जयचंद, बिधि चंद। तो ये राजा जो हैं वो अकबर के समकालीन राजा थे।
ठीक है, वैसे ही जहांगीर के बारे में क्वेश्चन आएगा कि जहांगीर के समय में कांगड़ा के राजा कौन थे, तो ये त्रिलोकचंद, हरिचंद, ठीक है, ये जो राजा हैं वो जहांगीर के टाइम में यहाँ पे थे। तो एक बार जब आप करोगे ना तो इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर हम बात किसकी कर रहे थे, 1605 की तो बात कर ही रहे थे हम। फिर यहाँ पे आ जाता है जहांगीर, अकबर की हो जाती है मृत्यु और जहांगीर बन जाता है शासन। कांगड़ा में विधि चंद की जो है मृत्यु हो जाती है 1605 में, और 1605 में त्रिलोकचंद जो दिल्ली में था, जिसको कोका पकड़ के लेके गया था, उसने क्या किया कि वो आ जाता है फिर वापस हिमाचल में, कांगड़ा में, और बन जाते हैं यहाँ के राजा। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि 1612 में त्रिलोकचंद की भी मृत्यु हो जाती है, और 1612 में एक नए राजा बनते हैं हरिचंद। अब जहांगीर की एक और समस्या थी, जहांगीर को अकबर जो है ज़्यादा लायक नहीं मानता था, बनती नहीं थी वो। अनारकली का भी चक्कर था ना कि जिले इलाही को पसंद नहीं थी अनारकली, और सलीम उससे शादी करना चाहता था। ठीक है, तो वो चल रहा था सब कुछ, और जहांगीर को एक को पता था कि अकबर तो इतना बड़ा राजा है पर ये कभी कांगड़ा को नहीं जीत पाया है। तो जहांगीर अपने बाप के ऊपर से मतलब अपने पिता से भी ज़्यादा बनना चाहता था, जो वो काम करना चाहता था जो पिता ने नहीं किया है, कर पाया है बेसिकली। तो 1615 के करीब वो बोलता है एक बंदे को, शेख फरीद मुर्तज़ा खान को, कि भाई देखो मेरे को करो, ऐसा करो कि कांगड़ा जीत के दो। बोले जनाब बात तो सही है पर कांगड़ा जीतने के लिए ना लोकल बंदों का होना बहुत ज़रूरी है। बोले हाँ है ना। बोले कौन। बोले नूरपुर रियासत में हमारे एक मित्र हैं राजा सूरजमल, उनको साथ में लेके जाओ। और ये सूरजमल की एक अलग ही स्टोरी है। सूरजमल वैसे तो चल रहे हैं ठीक ठीक है, मुगलों की हाँ में हाँ है, बट वो दिल से नहीं चाहते हैं कि कोई कांगड़ा पे यहाँ पे कोई कब्जा करे। तो इसको भेजते हैं साथ में मुर्तज़ा खान के साथ और सूरजमल के साथ। और सूरजमल क्या है ना कि कांगड़ा तो पहुँच जाते हैं, और ये इनमें नोक झोंक स्टार्ट हो जाती है मुर्तज़ा खान के साथ। और मुर्तज़ा खान क्या करता है कि इसको कर देता है जहांगीर, जो इसकी जहांगीर को शिकायत कर देता है सूरजमल की, भाई बंदा ठीक नहीं है, ये तो तंग कर रहा है, कैसे जीत पाएंगे, ये तो मेरे साथ ही लड़ रहा है। तो फिर क्या होता है कि ये इसको वापस कर देते हैं, जहांगीर इसको बुला लेता है वापस और इसको भेज देता है दक्षिण में सूरजमल को, जो शाहजहाँ की हेल्प करने के लिए। और इसी दौरान शेख मुर्तज़ा खान की हो जाती है मृत्यु, मुर्तज़ा खान की, और ये पहला जो प्रयास है वो हो जाता है असफल 1615 में। दूसरी बार क्या होता है कि अभी त्रिलोकचंद जो है 16 से 1612 तक राजा हैं और जहांगीर दिल्ली में बैठा है। बात है 1617 की। 1617 में जो राजा हैं वो है हरिचंद। ठीक है, और फिर जहांगीर बोलता है यार पंजाब तो जीतना है, तो फिर उस वो बोलता है मान सिंह को। मान सिंह जो बेसिकली राजस्थान राजघराने के हैं और रानी योधा बाई के रिश्तेदार भी थे, बेसिकली भतीजा थे। तो 1617 में उसको बोलता है मान सिंह तुम रजवाड़े हो यार, एक काम करके दो मेरे को, ये जीत के दो यार हिमाचल का किला जो है ये कांगड़ा का ये। बोले कर देते हैं जनाब। तो मान सिंह भी बेचारा चला हुआ अपनी सेना लेके, और उधर जम्मू का एक ज़मींदार है संग्राम सिंह, उसकी कोई अपनी अलग ही खुंद इसके साथ, मान सिंह के साथ। और वो क्या करता है कि मान सिंह पे कर देता है हमला और मान सिंह को देता है मार। तो मान सिंह को भी बेचारा मार देता है, और जहांगीर का जो सपना है कांगड़ा जीतने का वो फिर से हो जाता है असफल, मतलब दिल टूट जाता है उसका। बोले यार ऐसा कैसे हो सकता है, 2 बार चांस किए फिर से वही वही सीन है। तीसरी बार वो बोलता है नहीं यार, वो जो 1617 में ही वो क्या करता है कि नहीं यार सूरजमल को तो जो इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। तो वो फिर से वो सूरजमल के पास आता है और बोलता है कि सूरजमल, और एक एक नया बंदा देता है उसको, शाह कुली खान या मोहम्मद साफ़ी। बोले यार जाओ इस बार तुम ना जीत के तुम ये लेके आओ यार, बहुत हो गया। तो ये लोग भी जाना स्टार्ट करते हैं, बट सूरजमल का तो वही है कि मेरे को तो बढ़ने नहीं देना है, कांगड़ा जितने दिन किले पे इन मुगलों का कब्जा नहीं होने देना है। तो उसने वही स्टार्ट करी जो कुली खान के साथ स्टार्ट करी थी, कि
उस पर लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर दिया मोहम्मद शाफ़ी के साथ। तो मोहम्मद शाफ़ी ने शिकायत करी जहांगीर से, या सूरजमल ने कर दी होनी शिकायत उससे। और जहांगीर क्या है कि इसको बुला लेता है वापस मोहम्मद शाफ़ी को, और सूरजमल को बोलता है कि भाई आप ही आप हो, सारी कमांड मुग़ल आर्मी की तुम्हारे पास, जैसा भी करके मेरे को ये जीत के दो जो कांगड़ा। अच्छा, अभी सूरजमल तो उसका तो एक अधिकार हो गया ना, वो फिर कांगड़ा की तरफ बढ़ता है, बट उसकी उसकी दिल से तो इच्छा नहीं है कांगड़ा जीतने की। फिर वो क्या करता है ना कि जो रॉयल आर्मी है या इम्पीरियल आर्मी है, या मतलब जो आपकी मुग़ल सेना है, उसको थोड़ा भटकाना स्टार्ट कर देता है। कुछ लोगों को लकड़ी लेने भेज दिया या कुछ को राशन लेने भेज दिया। तो कांगड़ा पहुँचते पहुँचते आर्मी रह गई थोड़ी, और सूरजमल हो गया बागी। तो सूरजमल ने मुग़लों के अगेंस्ट में ही रिवोल्ट कर दिया वहाँ पे, और जो बेचारे बचे कुचे थे वो भाग के पहुँचे दिल्ली, और शाहजहाँ को बोला यार कमाल की बात करते हो साहब, हमारे साथ बंदा भेजा और वो हमें ही मार रहा है। बोले क्या हो गया? बोले जाओ, पहाड़ी बंदा आपने सूरजमल जो भेजा भेजा था वो कांगड़ा जाके हमारे पीछे पड़ गया। बोले यार ये तो धोखा हो गया। अच्छा, फिर बोलता है यार इसका क्या इलाज है? जहांगीर बोलता है कि कोई बात नहीं, सोचते हैं। जहांगीर को पता है कि सूरजमल का जो भाई है वो है जगत सिंह, और वो है अभी बंगाल में, और वो है जहांगीर का बहुत अच्छा दोस्त जगत सिंह। दोस्त मतलब आयु में तो बहुत बड़ा है उससे, बट फिर भी। तो फिर उसको बोलता बोलता जगत सिंह, बोले हाँ जी जनाब। बोले राजा बनेगा? बोले हाँ जी। बोले ऐसे ऐसे है तो भाई अपने भाई सूरजमल को पकड़ा मेरे को, और गद्दी तुम्हारी। बोले ठीक है। फिर वो सोचता है, जहांगीर भी सोचता है यार पहाड़ी बंदा है ये भी सूरजमल का तो है तो भाई ना, तो फिर क्या करेंगे। बोला यार बात तो सही है, पर तेरे साथ मैं अपना बंदा भेजता हूँ। फिर एक और बंदा भेजता है अपना सुंदरदास राइया या विक्रमजीत, ये दोनों को भेजता है ये जहांगीर 1619 में इनको इनको पकड़ने के लिए। किसको पकड़ने के लिए? सूरजमल को। सूरजमल को पता लगता है, फिर सूरजमल क्या करता है कि फिर नूरपुर से भागता है सूरजमल, चला जाता है चंबा। चंबा में के राजा हैं जनार्दन, तो वहाँ पे जाके ले लेते हैं शरण। अभी जनार्दन को अपना खतरा है, उसको उसने भक्तमल को देखा है ना मारते हुए, जब वो सिकंदर शाह आ गया था, तो वो बोलता है भाई महाराज सूरजमल साहब बात आपकी सही है, पर आप ना सरेंडर कर दो, वो अच्छा है। अभी सूरजमल जो है ना वो सरेंडर कर नहीं करना चाहता है बेसिकली, और जनार्दन बेचारा दुविधा में है क्या किया जाए। फिर जनार्दन की भगवान सुन लेता है एक्चुअली। फिर क्या होता है ना कि 1619 में सूरजमल है वो खुद ही मर जाता है चंबा में। और फिर तो जगत सिंह और ये जो सूरदास जो रैया है, सुंदरदास रैया, फिर ये जगत सिंह को बोलते हैं कि भाई ठीक है आप बने राजा यहाँ से, अभी हम चलते हैं कांगड़ा में, मेन जो मिशन तो हमारा कांगड़ा जीतना ही है ना। फिर वो जाते हैं जी कांगड़ा में। लगभग 1 साल 2 महीने या 1 साल 2 महीने तक ये कांगड़ा की करते हैं घेराबंदी, और फाइनली कांगड़ा को लेते हैं जीत। 16 नवंबर 19 मतलब 1620 को ये कांगड़ा को जीत लेते हैं। मतलब वाटर शेड मोमेंट था ना। इससे पहले मुग़ल 1526 से आए हुए थे, लगभग लगभग 90-95 साल तक वो जीत नहीं पाए, और जहांगीर ने वो कर दिखाया। तो जहांगीर 16 नवंबर को मतलब मुग़ल 1620 को जो कांगड़ा किला है वो आ जाता है मुग़लों के अधीन, और राजघराना है, और यहाँ पे तभी राजा तो हरि सिंह थे। तो इनको फिर एक कांगड़ा से बाहर एक एरिया दे दिया जाता है जिसको राजगीर करके एरिया बोला जाता है। तो रॉयल फैमिली ऑफ कांगड़ा वहाँ पे चली जाती है, और जो कांगड़े इस पे अधिकार हो जाता है वो हो जाता है इसका, मुग़लों का। और ये फिर अभी जहांगीर को भी तो खबर पहुंचानी है, और 16 तारीख को जीता हुआ है। अब जहांगीर को खबर पहुंचती है लगभग 20 तारीख को। वो फ़ोन डेड थे ना एक्चुअली, सिग्नल था नहीं, फिर घोड़े पे भेजना पड़ा उनको बंदा। तो जब जहांगीर को ये मिलती है घोड़ा गाड़ा कुछ नहीं यार, बेसिकली वहाँ पे इतना संदेश भेजने के लिए सिर्फ घुड़सवार ही हुआ करते थे ना, तो 3-4 दिन लग गए दिल्ली पहुँचते पहुँचते, राइट। और क्या बोल रहे हो? अच्छा, नहीं 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 नहीं, तो टाइम लग गया वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। और फिर जहांगीर बागी, जहांगीर खुशी में पागल। नूरजहाँ देख,
तुम्हारा ससुर जो नहीं कर पाया वो मैंने कर दिया। फिर चलो खैर, नाम बन गया उसका। फिर ये लोग क्या करते हैं कि 1620 में हो जाता है मुग़लों का कब्जा उस पर, और ये पहला किलेदार बना देते हैं हम नवाब अली ख़ान को। और कांगड़ा में एक किलेदार हुआ है जो लगभग 17 साल, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, खान कुलीन खान। ये 17 साल लगभग इसने कांगड़ा का किलेदार रहा, फिर इसकी मृत्यु भी कांगड़ा में हो जाती है। और फिर इसको दबाया जाता है बाणगंगा नदी के किनारे। बेसिकली मुन्नी खड्ड एक साथ में ट्रिब्यूटरी खड्ड है, बट वहाँ पे इसकी साइड, वहाँ पे इसकी कब्र बनाई जाती है। तो ये एक जीके का क्वेश्चन है कि कांगड़ा में किस किलेदार को दबाया गया है, तो खान कुली खान को यहाँ पे मतलब दबाया गया है। और कांगड़ा किले का जो अंतिम किलेदार था वो था सैफ अली खान। ठीक है, तो 1620 से लेके 1783 तक जो कांगड़ा का किला है ना, वो रहता है मुग़लों के पास। चलिए अभी आगे चलते हैं। और 1700, चलो ये देख लेते हैं एक छोटा सा। तो अभी कांगड़ा पे तो जहांगीर का कब्जा हो गया है, मतलब मुग़लों का। फिर जहांगीर बोलता है नूरजहां को कि मैडम चलो हिल स्टेशन चलते हैं यार, बहुत दिल्ली में बहुत हो गया। बोले चलती हो क्या? बोले हाँ चलते हैं, बहुत दिनों से घूमे नहीं हूँ। बोलते, बोले हाँ चलो। फिर 1622 में ये दोनों लोग क्या है ना कि चलते हैं कांगड़ा की तरफ, और नूरजहाँ को भी ये साथ में लेता है। तो जब आता है तो ये आती बार पहले सिब्बा रियासत में आता है, फिर उसके बाद ये गुलेर में जाता है, गुलेर के बाद जाता है कांगड़ा में। कांगड़ा में फिर ये एक मस्जिद बनाता है, बनाना मतलब खुद थोड़ी, मतलब एक निर्माण करवाता है मस्जिद का। और एक दरवाज़ा था उसका नाम बदल के जहांगीरी दरवाज़ा रखा था 1622 में ही। वापस जब जा रहा होता है तो फिर ये आता है दुमेरी में, वही जगत सिंह जिसको बंगाल से बुलाया था सूरजमल को पकड़ने के लिए। और सूरजमल, जो जगत सिंह है ना, ये नूरजहाँ को मानता है अपनी बेटी टाइप, और इसको ये बेटी मानता है। फिर इसने दमेरी का जो नाम है वो नूरजहाँ के उससे नाम पर इसको नूरपुर रख दिया। और फिर उसके बाद ये लोग आ जाते हैं वापस। वापस आने से पहले क्या है ना कि अभी नूरजहाँ को ये जगह आती है बड़ी पसंद, तो वो अभी जगत सिंह तो उसको पिता के समान है। तो फिर ये उसको बोलती है जहांगीर को कि हम ना, सुनते हो? बोले हाँ जी बोलो। बोले हम यहीं पे नहीं बस जाएं। बोले आइडिया बुरा नहीं है यार। और जगत सिंह को बोलता है यार हमारी जो मेरोनिसा है, जो हमारी जो बेगम है, वो यहाँ पे रहना चाहती हैं, तुम ऐसा करो कि यहाँ पे बना दो एक महल, पैसे देता हूँ मैं, दिल्ली से भिजवाता हूँ। तो 1 लाख रुपए के करीब उसको पैसे दिए जगत सिंह को, और महल बनाने के लिए वहाँ पे महल बना दिया उसने। और जब ये निरीक्षण की, हालांकि ये कहानी है, बोलते हैं कि जब निरीक्षण के लिए शाहजहाँ और नूरजहाँ वहाँ पे आए, तो फिर जगत सिंह ने बड़ी चालाकी से जो जितने भी क्षेत्र के बूढ़े बुज़ुर्ग बीमार लोग थे वो सारे महल में एज अ कर्मचारी लगा दिए, जिन्हें देखकर नूर जहाँ को अचंभा होता है कि ये लोग इतने वीक और यार दुर्बल क्यों हैं। तो वो बोलता है कि यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है, उसकी वजह से जो लोग हैं और प्राय यहाँ पे बीमार हो जाते हैं। उसकी वजह से नूरजहाँ ने जो यहाँ रहने का जो विचार था वो त्याग दिया। तो गुलेर, सॉरी, जगत सिंह की स्मार्टनेस की वजह से जो है शाहजहाँ, सॉरी जहांगीर है, वो हिमाचल में रहने नहीं आया नूरजहाँ के साथ। चलिए खैर, ये तो ट्रिक सारे चलते ही रहते हैं, तो ऐसे ऐसे बात है। और यही था 1622 में बेचारा यहाँ पे आया जहांगीर, और लगभग 1627 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और 1627 के ही करीब लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो कांगड़ा के राजा जो धर्म सिंह, सॉरी हरि सिंह थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हो गया जहांगीर का चैप्टर ख़त्म। चलिए उसके बाद कांगड़ा की वापस आ जाते हैं। फिर 1620 में तो कांगड़ा का किला चला जाता है मुग़लों के पास।
और उनको हटा के फिर क्या करते हैं ना कि उनको एक जागीर दे देते हैं राजगीर की, और उनको रॉयल फैमिली ऑफ कांगड़ा वहाँ पे, जो कांगड़ा रियासत के जो राजवंश था वहाँ पे रहता है। और वहाँ पे एक राजा होते हैं, 1627 में राजा बनते हैं राजा चंद्रभान सिंह। चंद्रभान सिंह जो हैं वो 1660 तक रहते हैं राजा, और 1660 में लगभग औरंगजेब ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, एंड फिर खैर उनकी मृत्यु हो गई थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चंद्रभान सिंह एक बहुत बड़े गोरिल्ला वॉरियर थे, और जो इनकी जागीर थी वो तो वही थी राजगीर, जैसा हमने बात करी। और अगर राजगीर जागीर में कौन कौन सा एरिया आता था, तो वो तो जैसा आपको बताऊं कि जैसे आलमपुर हो गया आपका, आलमपुर, जयसिंहपुर, लंबा ग्राम, राइट, बीजापुर, ये जो एरिया लगभग लगभग जो ब्यास नदी के किनारे का एरिया था उसको राजगीर बोलते थे, और बेसिकली इनकी वहीं पे वो चल रही थी। फिर इन्होंने एक धर्मशाला के नज़दीक जो चंद्रभान जी ने एक किला भी बनाया था। और नॉर्मली ये धौलाधार पहाड़ियों में एक जगह पे रहते थे, और जिसको चंद्रभान का टीला कहा जाता था। इससे ज़्यादा चंद्रभान में कुछ है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 1627 से 1660 तक रहे ये, और एरिया तो आपको ये सारी बातें हमने बता दी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो राजा आते हैं वो आते हैं विजय रामचंद। और इनका जो कार्यकाल बताया जाता है 1660 से 1697 तक बताया जाता है। विजय रामचंद के बारे में भी एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बीजापुर की स्थापना किसने करी थी। तो विजय राम जो हैं इन्होंने बीजापुर की स्थापना करी थी। ठीक है, और बीजापुर शहर की नींव रखी थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद आते हैं, अच्छा विजय राम के बारे में ना कन्फ्यूज़न है कुछ इतिहास की बुकों में, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। कई जगह पे 1660 से 1697 तक है, और कई बुक्स में 1660 से 1690 तक है, और 1690 से 1697 तक एक और महानुभाव है उनके बारे में लिखा गया है, पर वो थोड़ा आगे देखते हैं बाद में। उनके बाद आते हैं आलमचंद। आलमचंद रहते हैं 1697 से 1700 के बीच तक, 3 साल तक ही रहते हैं। और इन्होंने क्या करा था कि सुजानपुर के पास आलमपुर की जो एक नींव रखी थी, मतलब आलमपुर जो शहर है उसकी जो स्थापना करी थी, वो नींव रखी थी, वो रखी थी इन्होंने, आलमचंद ने। फिर आलमचंद के आगे पुत्र होते हैं हमीरचंद। हमीरचंद के नाम पे हमीरपुर पड़ा है, तो इन्होंने हमीरपुर में किला बनाया था और हमीरपुर शहर बसाया था, इन्होंने की नींव रखी थी। और आलम खान जो है 1700 से लेके 1747 तक कांगड़ा रियासत के राजा रहे। और आलम खान के ही टाइम में, सॉरी हमीरचंद के ही टाइम में, जो मुग़लों का अंतिम किलादार था ना कांगड़ा का, सैफ अली खान, वो मतलब 1740 में बना था। हालांकि वो 1783 तक रहा फिर। और उसके बाद जो हमीरचंद है वो जो राजधानी है, अच्छा अभी राजधानी की बात कर लेते हैं। जो कांगड़ा रियासत की राजधानी है ना, कांगड़ा की जो इसकी राजधानी है, वो 1660 से लेके 1697 तक तो रही बीजापुर में, जब वहाँ पे मतलब ये विजय रामचंद थे। 1697 से 1748 तक ये रही कहाँ पे, आलमचंद आए तो उन्होंने रखी आलमपुर में। उसके बाद 1761 से 1824 तक ये रही सुजानपुर टीरा। ठीक है, और 1660 से 1624, 1660 से पहले और 1824 के बाद जो कांगड़ा रियासत की राजधानी रही कांगड़ा शहर, और जिसको 1855 में फिर अंग्रेज़ों ने मूव कर दिया था धर्मशाला के लिए। ठीक है, तो इतना सा थोड़ा सा नोट करना है। अभी मैं विजय राम उसकी बात कर रहा था, विजय रामचंद की। तो कुछ में तो लिखा है कि 1660 से 1690 तक रहे हैं ये, और इन्होंने बीजापुर की स्थापना करी थी। और उसमें बोलते हैं कि 1690 में एक और राजा बने भीमचंद, जो कि मुग़लों के एक किस्म के पिट्ठू थे, और उनको दिल्ली दरबार में रहते थे ज़्यादा, और जिनको दीवान कहा जाता है। ठीक है, जो 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 मुग़लों के पैसिफिक रिसोर्स की पॉलिसी करते हैं और रेगुलर अटेंडेंस देते थे वो दिल्ली दरबार में,
तो उनको दीवान कहते थे। उनका नाम भीमचंद था, जो 1690 के करीब। एक क्वेश्चन आता है कि मुगलों के दरबार में किसको दीवान कहा जाता था, तो भीमचंद को बोला जाता था, ऐसा लिख सकते हो आप। 1690 से 1697, बट कुछ ही बुक्स में है वो, मोस्टली 1600 इस तक अगर देखोगे 1660 से 1697 तक विजय रामचंद ही माना जाता है जिन्होंने बीजापुर की स्थापना करी थी। उसके बाद बनते हैं, अभी हम आधुनिक कांगड़ा में घुस रहे हैं ना, तो अभी थोड़ा सा अभी विराम लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। चलिए, उनके बाद आते हैं अभयचंद। और अभयचंद जो है वो अभयचंद ठाकुर द्वारा, और 1748 में मतलब जो टीरा की पहाड़ियों में किले बनाते हैं, अभयचंद बनाते हैं, ठीक है, उनकी स्थापना करते हैं। और जो घमंड चंद है, घमंड चंद और संसार चंद कांगड़ा रियासत के दो ऐसे शासक हैं जिनके बारे में इम्पोर्टेंट हैं, और जिन्होंने बहुत योगदान दिया है। संसार चंद द्वितीय का तो खैर बहुत ही ज़्यादा योगदान है कांगड़ा रियासत के लिए, बट घमंड चंद का भी उतना ही योगदान है इसके लिए, ठीक है। 1751 से 1774 तक, ठीक है, 20 या 22 या 23 साल के तक इन्होंने राज किया। बट ये जो हैं, इन्होंने जो संसार चंद ने इनकी लेगेसी फॉलो करी, संसार चंद ने तो खैर बाद में, बट इन्होंने जो शुरुआत थी एक अग्रेशन की कांगड़ा से, वो जो है वो स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं इसकी, घमंड चंद जी के बारे में। अभी क्या है ना कि यहाँ पे तो अगर आप देखोगे 1747 के करीब एक राजा बनता है अफ़गानिस्तान में, जिसका नाम है अहमद शाह दुरानी। और जो ये दुरानी है, ये क्या करता है कि ये अभी क्या है ना, अफ़गानिस्तान इस साइड में कोई भी है उसको भारत ही दिखता है, तो इसकी भी नज़र भारत में है। और भारत में क्या है कि दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली में मुग़ल हैं, और मुग़लों के सबसे कमज़ोर जो राजा हैं जिसके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, वो हैं मतलब बिल्कुल मुग़लों का पतन जो है वो औरंगज़ेब के बाद स्टार्ट हो गया है। तो अहमद शाह बहादुर है, आलमगीर, शाहजहाँ द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये मतलब चिंदी चोर से राजा हैं वहाँ पे, कुछ खास इनका है नहीं प्रभाव, और इनका एरिया भी बिल्कुल कम हो रहा है। तो फिर इस दौरान दुरानी क्या करता है ना कि भारत में 7-8 बार आक्रमण करता है, 1648 से 1667 के बीच में लगभग, बैक टू बैक। और इसके बाद क्या होता है ना कि जो दिल्ली के राजा हैं 1552 में आलम लगभग जो है वो है आलमगीर द्वितीय। तो ये क्या करता है कि इसको पंजाब का और पहाड़ी क्षेत्र दे देता है, भैया तुम संभालो इसको, मतलब अपनी जगीर छोड़ देता है। बहुत ही कमज़ोर राजा थे ये। और जो किला है कांगड़ा का, वो हालांकि मुग़लों के पास ही रहता है, जिसका जो बंदा है वो वही है जो उसका लास्ट किलेदार था ना, सैफ अली खान। कांगड़ा में क्या होता है कि 1754 में बनता है घमंड चंद, और घमंड चंद ने आते ही तेवर दिखाने स्टार्ट कर दिए। और पहले तो उन्होंने 1761 में उन्होंने, घमंड चंद ने क्या किया कि इसकी सुजानपुर की भी नींव रखी, और घमंड चंद ही ऐसे बंदे थे जिन्होंने सुजानपुर और टीरा को इकट्ठा यूज़ करना शुरू किया। पहले टीरा और सुजानपुर अलग अलग बोला जाता था। तो ये तो है इसकी बात। अब अहमद शाह जो है, इसने क्या किया ना कि इसको भी घमंड चंद के बारे में लग रहा है, और इसको दे दिया है पंजाब, नया नया इसके पास आया है। तो ये क्या करता है ना कि घमंड चंद को 1759 में पंजाब क्षेत्र का जो है वो गवर्नर बना देता है। अब घमंड चंद तो हो गया ताकतवर, और इसने अभी घमंड चंद ने ना मुग़लों के पतन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया एक्चुअली। ये दिल्ली में तो बहुत कमज़ोर शासक बैठे हुए थे, तो घमंड चंद ने हिमाचल में जितने भी छोटे मोटे राजा थे उनसे युद्ध करके बहुत ज़्यादा इसने क्षेत्र जो है वो जीता। मतलब बेसिकली एक विस्तारवादी जो सोच थी वो घमंड चंद ने स्टार्ट करी, ठीक है। तो इतनी सी बात है। और
जो 59 में इसको बन जाता है, पंजाब का गवर्नर बना देता है इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बनाता है इसको? अहमद शाह दुरानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर गमनसर चंद जो है वो लगभग विस्तार करते हैं अपने राज्य का, और फिर अगर आप जस्मा पढ़ते हो या दतारपुर पढ़ते हो तो आप सभी ने गमन चंद के कहाँ कहाँ पे आक्रमण है वो तो देखे ही होंगे। फिर लगभग 1764 के 74 के करीब गमन चंद की हो जाती है मृत्यु, और फिर एक गोल्डन पीरियड ऑफ कांगड़ा स्टार्ट हो जाता है रियासत का, और शासक जो होते हैं वो होते हैं संसार चंद। 10 साल की उम्र में राजा बनते हैं ये। 1775 से लेके 1824 तक ये रहते हैं राजा जो हैं संसार चंद। अभी क्या है ना कि मुग़ल हो गए हैं कमज़ोर, और जो सिख अम्पायर है वो बढ़ रहा है, और सिख भी अपने अलग अलग मिसल्स में बट गए हैं। मिसल के बारे में क्या है ना कि जब गुरु गोविंद सिंह जी को की मृत्यु हुई तो उसके बाद सरदार जो हैं इन्होंने सिखों ने अपने अलग से लगभग 12 समुदाय बना लिए जिनको मिसल कहा जाता था। तो इसमें एक रामगढ़िया मिसल था जिसका हेड जो जसा सिंह रामगढ़िया था। फिर एक कन्हैया मिसल था जिसका होता लीडर था वो जो जयदेव कन्हैया था। तो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट ग्रुप थे, और इन सभी ने भी क्या किया कि पहाड़ों की ओर जो है कूच करना स्टार्ट कर दिया और इन पे आक्रमण करने स्टार्ट कर दिया। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया ने क्या किया कि इसने कांगड़ा की मतलब पहला सिख था जिसने हिमाचल में पहाड़ी क्षेत्रों पे इसने हमले किए। तो इसने क्या किया कि चंबा, कांगड़ा, नूरपुर की पहाड़ियों पे आक्रमण करने इसने स्टार्ट कर दिए। और कांगड़ा में बैठा है संसार चंद, वो भी देख रहा है इसको। ठीक है, और उसके बाद है कि अभी कांगड़ा में बैठा है संसार चंद, बोलने का मतलब कांगड़ा किला तो अभी भी मुग़लों के पास ही है ना। तो ये बैठे हैं लगभग सुजानपुर में या जहाँ पे भी इनकी राजधानी है, और ये देख रहे हैं इसको जसा सिंह रामगढ़िया को। संसार चंद के बारे में एक वो है, एक तो काफ़ी निपुण थे, मतलब राजनीतिक कौशल अच्छा था, समझ भी अच्छी थी, और इनका एक सपना था कि अखंड जैसे त्रिगर्त था उसको दोबारा से बनाने के लिए। और ये मोस्टली ये हिंदू माइंडेड थे, और ये सारी जो छोटी मोटी रियासतों को इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके एक आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, एक अखंड त्रिगत बनाना चाहते थे, ऐसा बोल सकते हैं। संसार चंद भी देख रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बंदा है, दूसरा मिसल है सिखों का, जय सिंह कन्हैया, और वो भी देखता है कि यार जस्सा सिंह रामगढ़िया तो वो क्या है कि आपस में लड़ते हैं, और जय सिंह कन्हैया जो है वो जस्सा सिंह को हरा देता है। और ये बात देखते हैं संसार चंद ने देख लिया इसको। फिर संसार चंद बोलते हैं यार जय सिंह कन्हैया को कि भाई यार आप इतने महान हो, और ऐसा करो कि 1761 की बात है, 1781 की बात है, 1781 की अगर बात करें तो अगर आप उम्र का अंदाज़ा लगाएंगे तो 1775 में 10 साल की उम्र है इनकी, संसार चंद जी की, और 1781 में जो इनकी उम्र है लगभग 15-16 साल के करीब होगी। तो ये क्या करते हैं ना कि संसार चंद जस्सा सिंह कन्हैया को बोलते हैं, सॉरी जय सिंह कन्हैया को बोलते हैं कि भाई यार हमारे ये कि हमारे बाबूजी और हमारे दादाजी का एक ही सपना था कि हमें कांगड़ा किला जो है पुश्तैनी किला है वो वापस चाहिए। कन्हैया बोलता है ठीक है यार। तो और कन्हैया क्या है ना कि कन्हैया को बुला लेते हैं 1781 में, और सैफ अली खान से लड़ने के लिए। मुग़लों के पास था ना अभी, अब मुग़ल तो बिल्कुल नकारा हो चुके हैं, मतलब दिल्ली से कोई मदद नहीं है इसको, सैफ अली खान को ही इज़ ओन। तो बहरहाल 1783 में जो है ये सैफ अली खान की हो जाती है मृत्यु, और इस पर कब्जा हो जाता है कन्हैया सिंह का। ठीक है, कन्हैया सिंह का जय सिंह कन्हैया, अब जिसको कांगड़ा किला मिल गया वो कहाँ देना चाहता है यार, वो भी तो एक बात है ना। तो फिर वही बात हुई, जय सिंह कन्हैया मुकर गया, भाई मैंने नहीं देना। और बोलते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह की इंटरवेंशन की बाद जय सिंह कन्हैया ने 1787 में जो किला संसार चंद को दे दिया था।
और उसके बदले में इसने जो पहाड़ी क्षेत्र है वो ले लिया था। बहरहाल कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है, ऐसा 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 कुछ बुक्स में मिलता नहीं है, बट माना जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने इंटरवेंशन किया था। वो भी एक मिसल के सरदार थे तो उसकी वजह से जो जयदेव था वो उसने संसार सिंह को ये वापस दिया था। तो ये तो बात होगी संसार चंद की। अभी संसार चंद का कहना है कि जिसके पास कांगड़ा आ गया वो अपने आप को शक्तिशाली समझना स्टार्ट कर देता है। बात भी सही है। देयर वाज ओल्ड सेइंग कि विल हु ओन द कांगड़ा फोर्ट ही विल रूल द हिली स्टेट्स, द हिली एरिया। संसार चंद की भी देखो ना, अभी 87 है, तो लगभग 22-23 साल की उम्र रही होगी तभी, मतलब लगभग, और जोश भी पूरा है। तो फिर संसार चंद ने क्या किया ना कि मैं तो शक्तिशाली हो गया हूँ, उनकी कुछ ऐसी फीलिंग आनी स्टार्ट होगी। तो इन्होंने क्या किया कि उरे परे जितने भी छोटे मोटे राज्य थे ना, सबको तंग करना स्टार्ट कर दिया। अभी कांगड़ा जब आ गया है किसी के पास तो फिर मतलब ही फील्स लाइक अ पावरफुल, राइट, एक एक बहुत फुट होल्ड मिल गया है उसको। तो संसार चंद जी ने ना मतलब मंडी पे हमला किया, वहाँ का राजा है ईश्वरी सेन, उसको पकड़ के नदौड़ जेल में डाला। 12 साल तक ईश्वरी सेन को नदौड़ में डाला, उसको अमर सिंह ने छुड़ाया बाद में थापा ने। चंबा में, दतारपुर में, जसमा में, ठीक है। तो इसने सभी जगह को ना मतलब अपना प्रभुत्व जो बनाना वो स्टार्ट कर दिया। और चंबा के राजा को तो इसने नेटी में हरा ही दिया था, उनकी उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर कुटलैहड़ में भी इसने काफ़ी आक्रमण किए, कुछ एरिया इसने इन्होंने जीत लिया। तो मतलब लगभग लगभग हर क्षेत्र से इन्होंने, बिलासपुर के जो राजा हैं महानचंद, उन पे उन्होंने, कहलूर के जो राजा बिलासपुर के हैं उनको 1792 में उन पर आक्रमण किया, ठीक है। और ये सब कुछ चल रहा है, पहाड़ी राजा हो गए, मतलब कांगड़ा का मुकाबला करना पहाड़ी राजाओं को मुश्किल हो रहा है। तो उनको एक ही होप दिख रही है अभी, जो एक गोरखा सेनापति है जो नेपाल से चला है और वो अपने क्षेत्र का विस्तार करता करता हिमाचल सिरमौर या कुमाऊं क्षेत्र में आ गया है। तो ये लोग क्या करते हैं, मिलके जाते हैं उसके पास। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सभी जगह पे संसार चंद ने आतंक मचा के रखा है, इंक्लूडिंग सिरमौर। और उनको एक की नज़र दिखती है, एक की जो उम्मीद की किरण दिखती है वो है अमर सिंह थापा। और ये लोग थापा के पास जाते हैं और संसार चंद का जो है मुकाबला करने के लिए, उनसे लड़ाई करने के लिए करते हैं उनसे गुजारिश, ठीक है। अभी देखिए ये आ गया कांगड़ा, यहाँ पे बैठे हैं संसार चंद, और ये जितने भी राजा हैं दतारपुर, चंबा, मंडी, बिलासपुर, ये लोग सारे मिलके मदद करते हैं अमर सिंह थापा की। और एक जगह है महल मौर्यों, महल मौर्यों में इनका युद्ध होता है संसार चंद के साथ, और जिसमें जो संसार चंद है वो हार जाते हैं और वो चले जाते हैं कांगड़ा किला में जाके छुप जाते हैं। और ये जो गोरखा है अमरचंद थापा, ये भी मतलब इनको इनको पीछा करते करते कांगड़ा किले के बाहर इन्होंने घेरा लगा लिया है, इंक्लूडिंग जो भी सारे हैं। संसार चंद का एक वजीर है जिसका नाम है नौरंग वजीर, नौरंग। और वो बताता है संसार चंद को, उनकी मदद से संसार चंद जो है वो निकल के आते हैं और एक महाराणा रंजीत सिंह से मिलते हैं ये ज्वालामुखी में। और वहाँ पे एक करते हैं डील, संधि करते हैं ज्वालामुखी में। और उस डील में क्या लिखा हुआ है, उस डील में लिखा हुआ था कि मतलब अभी क्या है ना, किसी की मदद कोई क्यों करेगा, इसीलिए करेगा ना किसी को कुछ मिल रहा है। तो डील में रंजीत सिंह ने उनसे कांगड़ा किला मांगा और कांगड़ा के जो 66 गांव हैं वो मांगे। और संसार चंद की ऐसी पोजीशन नहीं थी कि वो मना कर सकता। डील पे उन्होंने हाँ किया। और फिर क्या होता है कि जो रंजीत सिंह हैं वो लड़ते हैं अमर सिंह थापा से और इनको भगा देते हैं 1809 में। ये बात होती है 1809 में, ठीक है। और उसके बाद 1809 में किला और 16 मतलब 66 जो गांव कांगड़ा के हैं वो ले लेते हैं रंजीत सिंह। और फिर उसको देसा सिंह मजीठिया है, उसको जो पहला गवर्नर या नजीम या किलेदार बनाते हैं कांगड़ा फोर्ट का। और संसार चंद की जो है वो मृत्यु हो जाती है
1824 में। बट अब जब हमीरपुर पढ़ते हो तो उसमें संसार चंद के बारे में, जब सुजानपुर या ये सारी चीज़ें पढ़ते हो तो उसमें और भी बहुत ज़्यादा जो देखने को मिलता है इसके बारे में, जैसे कि सुजानपुर फेस्टिवल, होली, मंदिर जो भी हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। संसार चंद ने एक एक कला के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया, ठीक है, और क्षेत्र विस्तार करने के उसमें भी इन्होंने काफ़ी मदद करा। ठीक है, चलिए, संसार चंद के पतन का जो कारण क्या है वो तो हमें पता ही है कि जब इन्होंने महान चंद पे 1892 में आक्रमण किया, जो इतिहासकार इसी को इनके पतन का कारण मानते हैं, क्योंकि ना नौमड़ तेल होता, ना मीरा नाचती, ना ये महान चंद पे आक्रमण करते और ना वो अमर सिंह थापा को बुलाते। तो ऐसा थे संसार चंद, ग्रेट वॉरियर, विशनरी, एक्सपेंड करना चाहते थे। बोलते हैं कि संसार चंद का जो सपना था एक बड़ा साम्राज्य बनाने का, वो महाराजा रंजीत सिंह की होने की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि उसी टाइम में सिखों के राजा रंजीत सिंह की भी शक्ति जो बढ़ रही थी, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो संसार चंद है वो अपना जो मिशन था वो पूरा नहीं कर पाए। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद संसार चंद के बेटे आते हैं अनिरुद्ध चंद, और इनके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और उसके बाद लगभग कांगड़ा ख़त्म हो जाएगा। संसार चंद के मरने के बाद यानी कि 1824 में कांगड़ा में बनते हैं अनिरुद्ध सिंह। और अभी इस एरिया में जो साम्राज्य तो सिखों का चल रहा है ना, तो उनको सिखों से परमिशन या कुछ ब्लेसिंग तो लेनी पड़ेगी। देन अनिरुद्ध सिंह जाते हैं पंजाब के, मतलब सिखों के जो राजा हैं रंजीत सिंह, कि भैया मैं अभी राजा बन गया हूँ और आशीर्वाद दीजिए। तो रंजीत सिंह मांगते हैं उनसे 2 लाख रुपए, जो उनके पास थे नहीं। रंजीत मतलब जो अनिरुद्ध से हैं वो दे पाते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए। और खैर 1 लाख से ही बात बन गई। फिर क्या होता है कि जो रंजीत सिंह है उनके बेटे हैं खड़ग सिंह, और यहाँ से अनिरुद्ध सिंह है, ये आपस में जो अपनी पगड़ियों का आदान प्रदान करते हैं। बेसिकली एक रस्म है, जिससे कि मतलब ये एक ब्रदरहुड, भाईचारे की एक रस्म थी, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये आदान प्रदान करते हैं, और अनिरुद्ध सिंह जो हैं वो बन जाते हैं राजा 1824 में। 1827 में क्या होता है कि रंजीत सिंह जो हैं वो फ़ोन करते हैं अनिरुद्ध चंद को, एक मैसेज बोलते हैं, अपने दरबार में आने के लिए बुलाते हैं उनको, या फिर अनिरुद्ध चंद खुद उनके दरबार में गए रहेंगे। तो फिर रंजीत सिंह बोलते हैं, यार अनिरुद्ध, बोले हाँ जी बोलिए। बोले मेरे एक प्रधानमंत्री हैं। बोले अच्छा जी, ध्यान सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं? बोले हाँ। बोले उनका एक पुत्र भी है। बोले उसका वो हीरा सिंह ना, ध्यानचंद का पुत्र है हीरा सिंह? बोले हाँ। बोले क्यों ना हम तुम्हारी बहनों की शादी जो है वो ध्यानचंद के पुत्र हीराचंद के साथ कर दें। अनिरुद्ध सिंह शौक हो गया, यार ये क्या बोल रहा है रंजीत सिंह। अनिरुद्ध सिंह अपनी बहनों का विवाह, जो टिहरी गढ़वाल के राजाओं से शादी के बारे में उसकी बात चल रही थी, भला कि अब रंजीत सिंह के सामने कौन मना कर सकता है। तो वो हूँ हाँ की उन्होंने, मतलब टाल मटोल की, कुछ सीधा जवाब नहीं दिया और वापस चले गए वो अपने घर में। और पीछे से वही उनको खौफ है कि यार उनको पसंद नहीं है कि इसके साथ वो करना है, और मतलब घर पे पहुंचे तो रंजीत सिंह के भी डर सता रहा है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी बहनों की शादी कर देते हैं, टिहरी गढ़वाल के जो राजा हैं उनके साथ उनकी शादी कर देते हैं, और अपने जो फैमिली है उनको सतलुज क्रॉस करवा देते हैं, मतलब इंग्लिश टेरिटरी में चले जाते हैं, और ख़ुद भी जाके ब्रिटिश जो शासक हैं ब्रिटेन, मतलब जो अंग्रेजी हुकूमत है उनके पास जाके चले जाते हैं। तो ऐसे जैसे करके वो अपनी बहनों की शादी जो है वो इसके साथ नहीं करते हैं। रंजीत सिंह को आ गया गुस्सा, और वो आप मतलब पहुंच गए नदौन। अब जब ये वहाँ पे पहुँचे हैं
तो अनिरुद्ध तो चला गया है, बहनों की शादी भी कर दी है, तो वहाँ पे जो संसार चंद के एक छोटे भाई थे फतेह चंद, वो क्या करते हैं कि अपनी जो बेटियां हैं उसकी शादी कर देते हैं हीरा चंद से। ठीक है, और हीरा चंद से शादी करने के बाद क्या होता है कि जो रंजीत सिंह है उनको देते हैं जागीर देते हैं, फतेह सिंह को उनको जागीर देते हैं, राजगीर जो एरिया है उसकी जागीर फतेह चंद को दे देते हैं, राजगीर परगना की जो जागीर है और वो दे देते हैं उनको। और उसके बाद क्या होता है ना कि 1833 में हो जाती है अनिरुद्ध की मृत्यु। और फिर उसके बाद रंजीत सिंह क्या करते हैं कि उनके बेटे हैं दो, एक तो रणबीर चंद है और दूसरे हैं प्रमोद चंद। फिर उनको वो ये क्या करते हैं कि जो महल मोरियो है उसकी जो जागीर है वो अनिरुद्ध के बेटों को दे देते हैं। और 1800 फिर 46 में क्या होता है कि कांगड़ा पे पूर्ण रूप से ब्रिटिश लोग आ जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ राजा बने हैं, जैसे कि अनिरुद्ध के बेटे बने हैं, रणवीर चंद है, प्रमोद चंद है, फिर प्रताप चंद है 1857 में, या जयचंद बने हैं 1864 में, और ध्रुव चंद हैं। ये कुछ राजा बने बट इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये कुल मिला के आपका कांगड़ा जो है मोटा मोटा हो गया है ख़त्म। अभी एक वीडियो में हम बात करेंगे जो कांगड़ा एज अ डिस्ट्रिक्ट कैसे बनता है, वो एक्चुअली हमने कुछ में करा भी है बट फिर भी कर लेंगे बाद में। और इसके अलावा जितना भी आपका हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा है वो ख़त्म हो गया है। कोशिश करिए अच्छा वीडियो बनाएं, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि ग्राफिक्स से कुछ पढ़ना चाहते हो तो पॉज करिए वीडियो, वैसा भी है। और जो लोग क्या है ना कि जो मैगी खाने वाले हैं जिनको हर कुछ फास्ट फास्ट चाहिए, तो उनके लिए एक मैराथन वीडियो आएगा, लगभग 1 घंटे का रहेगा, जिसमें 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बनेगा, जिसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ कांगड़ा हम लोग कवर करेंगे। उसका भी वेट करिए। बट कुछ पढ़ना है तो कभी भी डिटेल में जाके पढ़िए। हिस्ट्री जब पढ़ते हो तो ये सोच के पढ़िए कि मैं भी वहाँ पे हूँ, मैं भी हिस्ट्री का पार्ट हूँ, सब कुछ याद हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।